और बहुत स्वागत है आप सभी का आपके प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। मैं हूं सौरभ। बातें करते हैं खुलकर, वो बताते हैं जो आपको कोई और नहीं बताता। हमारे साथ प्रदीप सिंह जी प्रोग्राम में आ गए हैं। सर बहुत स्वागत है आपका आपके प्रोग्राम में। और हमारे साथ हैं सेफोलॉजिस्ट अमिताभ तिवारी जी, अभी पटना से लौटे हैं कल ही। बहुत स्वागत है आपका अमिताभ जी। इनफैक्ट अमिताभ जी को कल भी हमारे प्रोग्राम में आना था, वो ट्रैफिक की वजह से फिर वो पहुंच ही नहीं पाए थे। तो और अजीत द्विवेदी जी, आप सुनते हैं उनको हमारे प्रोग्राम में, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो भी आ रहे हैं। आज मेरा और प्रदीप जी का जोक चल रहा था कि आज क्या बताएंगे सर। अब क्या रह गया है बताने के लिए बिहार के बारे में। अच्छा मेरे साथ तो सच में हो गया सर, बताऊँ आपको मैं ऑनेस्टली कि इतना कन्विंस। दोपहर का भी करते हैं ना। नहीं भाई दोपहर से ही कहा आपने, दोपहर में अब भेज दिया है। हमने पूछा सर क्या है फर्स्ट राउंड का, बोले 90 तक आ जाना चाहिए एनडीए को। कहा 120 में 90, हाँ 90 आ जाना चाहिए। उनका असेसमेंट यहाँ था। वो त्रिपाठी से मैंने पूछा आपका क्या, बोले नंबर मैं ज़्यादा नहीं दे सकता क्योंकि एक एक सीट नहीं देगा, लेकिन जितना पता लग रहा है 80 तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 80-90 पहले राउंड में कह रहे हैं आप। 122 तो चाहिए सरकार बनाने को। तो मतलब मोटा मोटा हाथी तो क्या एनडीए का पहले राउंड में निकल गया। सवाल ये था। मैं तो ये सोचने लगा आज कि 2030 का इलेक्शन कैसा होगा। 2030 के इलेक्शन में भी तेजस्वी यादव जंगल राज से ही जूझ रहे होंगे क्या, जंगल राज की तोहमत से। क्या नीतीश कुमार जी रिटायर हो गए होंगे, क्या बीजेपी को अपना कोई चीफ मिनिस्टर तब तक मिल गया होगा, क्या जन स्वराज भी पार्टी के तौर पर स्थापित हो गई होगी, मुख्य चैलेंजर अब जन स्वराज हो गई होगी, क्या राहुल गांधी तब तक 29 का चुनाव हार के फिर वोट चोरी बोल रहे होंगे। आई मीन मतलब आप बहुत आशावादी हैं भाई। आपको लगता है कि ये सब 2030 तक भी बने रहेंगे? नहीं तो आप 2030 में भी राहुल गांधी की बात करना चाहते हैं? राहुल गांधी कहाँ जा रहे हैं? राहुल गांधी लीडर है। हाँ वही लीडर है। हाँ। और वो तो अभी वो अब वर्ल्ड लीडर हो गए। हिंदुस्तान में कम जरूरत है, बाहर ज़्यादा। अभी दूसरे फेज का चुनाव बाकी है। फिर मुझे याद आया, तो अभी बिहार की हमको भी 2025 के इलेक्शन की बात करनी है। अजीत जी आ गए। ये इनका और आपका ज़्यादा किया हुआ है। इनकी बातों से मैं इतना कन्विंस हो गया कि ये चुनाव जो है बिल्कुल एक तरफा हो गया। आइए सर, तो यही बात हो रही थी कि मैं तो 2030 का इलेक्शन मन में सोचने लगा था कि बात 2030 की करनी पड़ेगी क्या। लेकिन चाहिए पहले फिर हम वापस ज़मीन पर उतरते हैं, 25 में आते हैं। तो अमिताभ जी का क्योंकि अभी बिल्कुल ताज़ा असेसमेंट आया होगा बिहार से, तो उनसे मैं पूछ लूँ सर 121 सीट की क्या रिपोर्ट है? देखिए हम लोग एग्जिट पोल कर रहे हैं तो हमारे ऊपर भी देखिए साइलेंस पीरियड लागू होता है। एक चीज़ जो एक बार हम लोग अजीत भैया से भी बात कर रहे थे कि अगर महागठबंधन ये चुनाव जीतता है, ठीक है, 50-50% प्रोबेबिलिटी हम लोग तो कहेंगे भाई, तो उसके पास स्टैमिना ही नहीं है कि वो 125 से क्रॉस करे। मतलब इट विल 115, 20 गीज गाज के 25। अगर एनडीए चुनाव जीतता है तो उसका बॉटम 125 है। आप समझ रहे हैं इस बात को? उसका बॉटम 125 है क्योंकि पिछले चुनाव में जब एलजेपी अलग थी तो भी 125 था। और जो महिला रोजगार योजना का जो ये टर्नआउट का इम्पैक्ट होगा, उसके हिसाब से ये मल्टीपल ऑफ 5 to 10 सीट्स ये बढ़ेगा। तो ये क्लियर है कि महागठबंधन इफ इट विंस स्ट्रगल करेगी और एनडीए का बॉटम 125 है। अब महिलाओं की अगर बात हम करें तो अभी तक डेटा आया नहीं है एक्चुअली कि महिलाओं का टर्नआउट कितना है और पुरुषों का टर्नआउट कितना है। पिछली बार लगभग 5% अधिक था महिलाओं का टर्नआउट, जिसमें बराबर 37% था। हालांकि वो एलजेपी का इम्पैक्ट अगर हटा दें तो 165 या 169 सीटें पिछली बार भी थी। तो बेस भी कभी ना कभी हमारा सही नहीं होता क्योंकि पिछला चुनाव एक्चुअल कंपेरेबल नहीं है। क्योंकि दो दल जो आज लगभग 35 सीटों पे लड़ रहे हैं एनडीए से ही, वो गठबंधन से बाहर थे। हमने आज दिन में थोड़ा सा मैथ्स किया था इस पे कि 64% टर्नआउट के हिसाब से पिछली बार एक्चुअल नंबर ऑफ वोटर्स कितने थे, इस बार कितने हैं, उसमें एसआईआर में जो डिलीशंस हुए और जितने नए एडिशंस हुए सब मिला दें तो पहले फेज के अंदर ही लगभग 20 से 25 लाख एक्स्ट्रा वोट पड़ा हो, ऐसा उम्मीद हो सकता है। 35 है 35 लाख फर्स्ट फेज में। क्योंकि ये मिसकंसेप्शन है सौरभ शर्मा जी कि वोटर डिलीट हुए हैं। 2020 के कंपैरिजन में वोटर बढ़े हैं। नहीं एक्चुअल तो बढ़े ही क्योंकि वो नॉन एग्जिस्टेंट वोटर थे जो कटे हैं। मैं तो उसी पे जा रहा हूँ। 7 करोड़ 36 लाख वोटर थे 2020 में, आज 7 करोड़ 42 लाख हैं। ठीक है, तो 2020 में चुनाव हुआ था ना विधानसभा का, हम लोकसभा का नंबर या जनवरी 1 के नंबर से कंपेयर करेंगे मैं और आप एक ही बात कह रहे हैं। मतलब हाँ मोटा मोटा इतना ही, इतने लगभग 35 लाख लगभग बढ़ा है। ठीक है, विच मीन्स लगभग 30,000 वोट एडिशनल हर सीट पे पड़ा है। हर सीट पे 29 से 30,000। अब उसमें कितना महिला वोट है ये डिपेंड करेगा। अगर
एक्सीडेड वोट आया। या मतलब ये कह रहे ना 5% कम ज्यादा पिछली बार भी 5% वोट ज़्यादा था टर्नआउट महिलाओं का जी। एंड दैट उसमें भी बाय एंड लार्ज जो सब कह रहे हैं वो आप मानते हैं कि वो बेनिफिट करेगा हाँ, इंडिया क्योंकि 167 सीटों पर जहां पर महिलाओं का टर्नआउट पुरुषों से अधिक था, उसमें 99 सीट पर एनडीए आगे थी, और जहां 76 सीटों पे पुरुषों का टर्नआउट ज्यादा था महिलाओं से, वहां को। महागठबंधन तो चुनाव आगे आयोग की वो गाइडलाइंस में वो कौन सा लूप होल है जिसके बाद आप मुझे बता पाएंगे नंबर, इतना नंबर मेरे एग्जिट पोल में बताया जा रहा है। सोर्सेज वी कैन वर्क विद सोर्सेज। हाँ, we can तो work देखिए with भाई, अगर सोर्सेज पे चलेंगे तो जेडीयू के जो इंटरनल सोर्सेज हैं, और सर ज्यादा बताएंगे, बहुत अपबीट हैं उनके एस्टिमेट्स, बहुत अपबीट हैं, है ना। और महागठबंधन ठीक है, क्लोज चुनाव। अभी तक बीजेपी का एग्जैक्ट मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं, अगर वो भी सर ही बताएंगे कि क्या एस्टिमेट चल रहा है। चलिए ठीक है, मैं आपको ज़्यादा पुश नहीं करूंगा, इसी में पढ़ लीजिए जो ये कह रहे हैं। मान लीजिए कि ये बेस्ट केस है अगर महागठबंधन के लिए सरकार बनने का, तो वो किसी तरीके से मेजॉरिटी मार्क तक पहुंचता हुआ दिखाई देगा। और अगर बीजेपी एनडीए की सरकार बन रही है तो उसकी शुरुआत ही आपने कहा वो 125 से होगी, फिर वो उसके बाद जहाँ तक भी चला जाए। तो ये बहुत कुछ कह देता है आपकी असेसमेंट के बारे में। कल मैं देख रहा था दावे, तो जैसे तेजस्वी ने जो वीडियो डाला, कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे थे कि हो गया बस आधा काम, बस एक आपने पहली चोट बहुत जोर की दे दी है और अगली बार बस पूरा काम कर दीजिएगा। सम्राट चौधरी ने कहा कि हम 100 सीट अभी जीत गए पहले फेज़ में। प्रधानमंत्री का जो रैली हुई थी उसमें उन्होंने कहा था कि महिलाओं की कतारें देखकर वोट डालने के लिए गठबंधन के होश उड़ चुके हैं, उसी से उनको पता चल गया है कि हमारी क्या हालत है। अब ठीक है, दावे तो सभी को करने होते हैं अपने अपने। सर कुछ इंटरनल कोई रिपोर्ट पार्टियों की कोई आपके पास भी है? नहीं, कोई इंटरनल रिपोर्ट नहीं है, लेकिन देखिए चुनाव में, कोई भी चुनाव हो, दो फैक्टर हमेशा बड़े इम्पॉर्टेंट होते हैं, एक अर्थमेटिक, एक दूसरी केमिस्ट्री। अर्थमेटिक को मैं संख्या बल कहता हूँ, मतलब हिंदी इस्तेमाल करें, और केमिस्ट्री को मैं सामंजस्य कहता हूँ कि संख्या बल कितना है आपके पास और आपस में सामंजस्य कैसा है। तो इस चुनाव में क्या होगा ये तो रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा, लेकिन पिछले चुनाव में क्या हुआ आप देखिए। 2010 में जेडीयू और बीजेपी का सामंजस्य बेस्ट था, मतलब उससे बेहतर किसी गठबंधन का बिहार में कम से कम था नहीं, और रिजल्ट देख लीजिए 206 सीट आई थी। 2015 में अर्थमेटिक और केमिस्ट्री दोनों काम कर रही थी, तो रिजल्ट देख लीजिए। और केमिस्ट्री इसलिए काम कर रही थी कायदे से बीजेपी की जो उम्मीद थी कि नीतीश कुमार गए हैं आरजेडी के साथ, तो यादवों के कारण अति पिछड़ा उनके साथ नहीं जाएगा, लेकिन वो एक बयान सरसंघ चालक का और दूसरा नीतीश कुमार के होने से जो आश्वस्ति है अति पिछड़ा को कि नीतीश कुमार हैं, ये हमारी रक्षा करेंगे, ये हमारे गार्जियन हैं, ये जो भरोसा है उसने उस गठबंधन को जो है सफल बना दिया। 2020 में उस तरह की केमिस्ट्री नहीं थी जेडीयू बीजेपी में, तो आप नतीजा देख लीजिए किस तरह का हुआ। तो कुल मिलाकर इस बार अगर आप देखें तो बीजेपी, जेडीयू और बाकी जो पार्टियां हैं उनके साथ उनकी केमिस्ट्री आप देख लीजिए। संख्या बल पर जो है वो विवाद हो सकता है कि इतने परसेंट है, इतने परसेंट नहीं है। संख्या बल के हिसाब से महागठबंधन तो बहुत ही स्ट्रांग है, उसके पास 31-32% का जो सॉलिड कोर वोट है, लेकिन इस सॉलिड कोर वोट के होते हुए भी और लालू प्रसाद यादव के पूरी तरह सक्रिय होते हुए भी 2010 में 23 सीटों पर सिमट गई थी आरजेडी। तो केवल संख्या बल से नहीं होता। और मैं दूसरे राज्यों का भी उदाहरण दे सकता हूं। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और जेडीएस का अलायंस हुआ, दोनों ने जोड़ा, अपना अंगणित जोड़ा और कहा कि हम जो है क्लियर विनर होंगे। पता चला दोनों की सीटें भी घट गई, वोट भी घट गए, और वो वोट जेडीएस का ज़्यादा, कांग्रेस का बहुत कम मात्रा में बीजेपी को ट्रांसफ़र हुआ जी। इसी तरह से 2019 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी और एसपी का हुआ, वो भी अर्थमेटिक आप देखिए तो बिल्कुल उनको लैंडस्लाइड विक्ट्री होनी चाहिए थी, लेकिन हुआ ये कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी दोनों के वर्कर्स को एक दूसरे पर भरोसा नहीं था। लेकिन बीएसपी को 10 सीट मिल गई। क्यों मिल गई? इसलिए नहीं कि सपा के लोगों ने वोट किया, इसलिए कि बीएसपी को जो वोट नहीं मिलता था अलग लड़ने से, मुस्लिम वोट, जी, सपा के साथ आने के बाद कोई दूसरा मुसलमानों के सामने ऑप्शन ही नहीं था कि जहां समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार नहीं है
और बीएसपी का है तो किसको वोट देंगे? बीजेपी को तो वोट देंगे नहीं। तो उस कारण बीएसपी जो है 10 सीटें जीत गई, सपा 5 की 5 पर रह गई, इतने बड़े अलायंस के बावजूद। तो केमिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल होता है चुनाव के नतीजे में। ठीक है। और इस चुनाव में महागठबंधन में आप देखें तो केवल बिखराव दिखाई देता है, कहीं कोई कोहेजन, कोई जो है सामंजस्य इस तरह का दिखाई नहीं देता। ये पहला फेज हो गया चुनाव का। मुझे तो समझ में नहीं आया कि राहुल गांधी तेजस्वी यादव के साथ हैं कि उनके खिलाफ हैं। अब मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि वो इलेक्शन में भी हैं कि नहीं है। वही चलते इलेक्शन में वोट चोरी और महाराष्ट्र का चुनाव चोरी कर लिया, हरियाणा का चोरी कर लिया, अब उसमें गुजरात भी जोड़ दिया उन्होंने, एमपी भी चोरी किया, छत्तीसगढ़ भी चोरी किया। ये प्रधानमंत्री चोरी का प्रधानमंत्री है, ये हो रहा है। वो तो यही कर रहे हैं उन्होंने। भाई बिहार का चुनाव चल रहा है और आप हरियाणा की बात कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अंग्रेजी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो आपका उद्देश्य बिहार के वोटर को तो एड्रेस करना नहीं। तो ये मतलब चलें उस पर हम लोग आगे सर बात करेंगे। आपने कहा कि भाई केमिस्ट्री और अरिथमेटिक हर बार जरूरी नहीं कि साथ दे। इस बार एनडीए के पास दोनों दिखाई दे रहा है और दूसरी तरफ नहीं दिखाई देता। ये बात एक बात कह दूं मैं, जो आपने कही है अंग्रेजी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये इतनी छोटी बात नहीं है। ये राहुल गांधी के सलाहकारों को समझना चाहिए था इस बात को, या राहुल गांधी की थिंकिंग क्या है, इससे हमको ये पता चलता है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस इतना उन्होंने माहौल बनाया था, हाइड्रोजन बम, उनको मालूम था पूरा मीडिया कवर करेगा, पूरा मीडिया कवर कर रहा था। आप किसके लिए कर रहे थे वो? आप बिहार में जाके बोल रहे हो ना, तो आप चुनाव में वो बात प्रभाव उसका छोड़ना चाहते थे। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं वो। 45 मिनट आधा उन्होंने जो है वो अंग्रेजी में बोल दिया। जब सब टीवी दिखा रहा है 45 मिनट, तो वो अंग्रेजी में चली है। फिर उन्होंने कहा कि अब मैं हिंदी में भी बोल देता हूँ। अरे भाई, चैनल्स का भी इतना पेशेंस थोड़ी है कि फिर वो पहले अंग्रेजी में दिखाएंगे फिर हिंदी में दिखाएंगे। नहीं, वो जो देख तो रहा है उसके बाद लोग हट गए। जो देख रहा है उसका भी पेशेंस नहीं है ना, अंग्रेजी देखता है वही तो चीज निकल दोबारा गया। क्यों देख सुनेगा आपसे? जिसको समझ में आ रही थी आ रही थी, जिसको नहीं आ रही थी नहीं आ रही थी। घटना आपको बता देता हूँ। एक जर्नलिस्ट है बिहार में, उन्होंने कहा उनके जानने वाले हैं, कांग्रेस में हैं, उन्होंने कहा कि हमको 4-5 लड़के दे दीजिए, राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है हम लोगों को वीडियो बनवाना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, फोन किया उन्होंने, बोला रहने दीजिए। क्यों? बोले कि हमको लगा था बिहार के बारे में कुछ बोलेंगे, बिहार पर तो कुछ बोले ही नहीं, तो क्या करेंगे? क्या ये था? अच्छा, आप सर्वे की ये बात हो रहा था, इंटरनल रिपोर्ट मैं दे देता हूँ आपको। इंटरनल रिपोर्ट जो है, मुझे अभी देखिए अभी बात हो रही थी तो टीम ने ही भेजा। बीजेपी की जो और जेडीयू की जो इंटरनल बातें हो रही हैं, पता चली। देवेंद्र पाराशर हमारे पॉलिटिकल एडिटर, उन्होंने कल रजत जी के प्रोग्राम में डिस्क्लोज किया था कि पहले फेज में बीजेपी 48 सीट लड़ी सर, राइट? बीजेपी 40 एक्सपेक्ट कर रही है कि 40 पर हम आगे हैं, और जेडीयू 57 में से 42 कह रही है, 57 आउट में से 42। मतलब पहले फेज में एनडीए 80 प्लस उम्मीद कर रहा है। तो जो सम्राट चौधरी ने कहा 121 में 100, तो बहुत दूर की कौड़ी नहीं कह रहे थे। 57 82 40 और 42, 40-42। ये मतलब बीजेपी जेडीयू, अब ये कितना अति आत्मविश्वास है या वाकई कुछ नज़दीक है, मतलब हकीकत के करीब है, आप बता दीजिए। देखिए, अभी हमने जो अमिताभ जी ने कहा, तो अभी सूत्रों के हवाले की जो बातें कहनी है, उसमें पटना में बीजेपी के एनडीए के आदमी ने, बीजेपी के नहीं वो जेडीयू के हैं, तो हम एनडीए का है, पटना में एनडीए के व्यक्ति ने कहा कि हम लोग 72 सीट जीत रहे हैं। 72? ठीक है, मैं 82 कह रहा हूँ, आप 72? नहीं, मतलब हम नहीं कह रहे हैं। अरे मैं भी सोर्सेस से कह रहा हूँ, आप भी सोर्सेस से। बड़े नेता हैं, और ये फिर मतलब फर्स्ट हैंड बात में उन्होंने ये हॉर्सेस माउथ की बात है, सीधे हमको कहा कि 72 सीटें हम जीत रहे हैं। हमने कहा अच्छी बात है। और वो लोग 49 सीट कितनी बची उसके बाद, 49 सीट वो लोग जीत रहे हैं। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने कहा कि हम लोग 68 सीट जीत रहे हैं। ओके, ठीक है, जो बची सो उनकी सीटें हैं। पिछले 2020 में पहले राउंड में 60 सीट थी एनडीए के पास। बिल्कुल। तो आपका जो सबसे कम जिस नेता ने आपको बताया उसने 68 का। ठीक है। दूसरे तरफ जो है वो नमस्कार वाला वीडियो आया, तेजस्वी यादव ने कहा कि हम जीत गए, बिहार की जनता का बड़ा आभार जब जताया। उसके बाद उनके नेता ने कहा, जो सबसे बड़ा दावा था, वो कहा कि हम लोग 66 सीट जीत रहे हैं इसमें। 62 अभी हैं, हम 66 जीत रहे हैं, और बाकी 55 सीटें वो एनडीए जीत रहा है। ये उनका दावा है। तो ये सूत्रों के हवाले से जो दावे हैं महागठबंधन के और एनडीए के, वो हमने बता दिया। ये अब आपके सामने। अब अमिताभ जी ने जो कहा कि वोट परसेंटेज को लेकर के जो काफ़ी कन्फ्यूजन चल रहा है कि ये एसआईआर की वजह से परसेंटेज बढ़ गया या इतना टर्नआउट हो गया कि इतना वोट बढ़ गया। देखिए, जो
वोट बढ़ा है, उसमें जो बढ़ा हुआ वोट दिख रहा है, ये हर साल समरी रिवीजन चलता है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ है 20 साल के बाद, 22 साल के बाद, लेकिन समरी रिवीजन चलता रहता है, रेगुलर चलता रहता है। जनवरी में अपडेट होता है, जून में अपडेट होता है। तो समरी रिवीजन से अपडेट होते होते जो वोटर लिस्ट थी उसमें 7,89,00,000 वोटर हो गए थे। अभी जब आखिरी समरी रिवीजन हुआ जून तक लिया गया, 7,89,00,000, उसमें से 70 लाख नाम कट गए, 69 लाख नाम कट गए। जो नए जुड़े हैं वो अभी 16 लाख नए जुड़े हैं, लेकिन पहले से जो जुड़ते आ रहे हैं, 2020 का जो रेफरेंस अमिताभ जी दे रहे हैं, उस समय से जो जुड़ते आए हैं उन सब की वजह से अभी कुल मिलाकर के 6,42,00,000 वोटर हैं बिहार के। आप एब्सोल्यूट नंबर में देखेंगे अभी के हिसाब से तो 47 लाख वोट कम हुआ है, और अगर 2020 के इलेक्शन के हिसाब से देखेंगे तो 6 लाख वोट बढ़ा है, ऐड हुआ है। तो ये नंबर्स का मामला है, एब्सोल्यूट नंबर्स का मामला है। लेकिन परसेंटेज में ये चीज़ें बहुत नहीं बदलती हैं। परसेंटेज में ये कैसे बदलेगा? अगर हम आज निकाल रहे हैं पिछली बार 57% वोट, अगर 2020 के आंकड़े के आधार पर आज जो 65% वोट हुआ है, तो परसेंटेज में नहीं चेंज होगा ना, ये एब्सोल्यूट नंबर में चेंज होगा। 35 लाख जो बढ़े हैं, 35 लाख एब्सोल्यूट नंबर में बढ़ा है, इसलिए परसेंटेज में चेंज नहीं हुआ। परसेंटेज का मतलब जितना पहले गिरता था लगभग उसी परसेंटेज, उसी अनुपात में। देखिए हर चुनाव में 15 के चुनाव में 56% हुआ था। तो एब्सोल्यूट नंबर से मतलब है ना, एब्सोल्यूट नंबर बढ़ गया ना। नहीं, एब्सोल्यूट नंबर हर बार बढ़ता है ना। 2015 में 56% था, तो 1% वोट 57 में बढ़ा, और उन 5 वर्षों में कोई 40 लाख वोट भी तो ऐड हुआ है। हर बार हर 5 साल पर जब चुनाव होता है तो एब्सोल्यूट नंबर बढ़ते हैं, परसेंटेज उसके आधार पर निकलता है। चलिए ठीक है, मतलब तो हम ये इस बारीकी में इसलिए जा रहे हैं ताकि आपको ये पता चले, लोगों को भी पता चले कि ये कोई बहुत अपसर्ज नहीं है वोटिंग में। ठीक है, जो रूटीन में जिस तरह से बढ़ता है उतना ही बढ़ा है। तो हर 5 साल के ब्लॉक में आप कहना चाह रहे हैं जो बढ़ना चाहिए उतना बढ़ा है, उतना बढ़ा है, उतना बढ़ा है। ठीक है, तो ये अपसर्ज नहीं, जिसको बहुत सारे लोग महागठबंधन के, खासतौर से जो बैकरूम में बैठे हुए हैं, स्ट्रेटेजिस्ट बैठे हुए हैं तेजस्वी यादव के, वो बता रहे हैं। मैं तो कहता हूं उससे भी फर्क नहीं पड़ता। 8% वोट बढ़ गया और ये बदलाव का वोट। मैं कह रहा हूं दोनों तरफ के लोग अगर ये कह रहे हैं कि 8% वोट बढ़ गया, तो वो कह रहे हैं हमारे लिए बढ़ा, तो उसमें कुछ है नहीं पढ़ने की। ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी सौरभ जी ये होती है कि परसेंटेज अगर 6%, 7%, 8% बढ़ा तो वो बदलाव के लिए है। जनरल जो ट्रेडिशनल थ्योरी है, क्लासिकल थ्योरी है जो पॉलिटिक्स की, हम लोग देख चुके हैं कि 6.5% वोट बढ़ा था और नीतीश कुमार बहुत बड़े बहुमत से वापस आए थे, और ऐसा कई स्टेट में हम लोग देखे हुए हैं। ये पिछले 15-20 सालों से जो प्रो इनकम्बेंसी का ट्रेंड शुरू हुआ है, उसने इसको इररिलेवेंट कर दिया। अब आपने ये नहीं मुझे बताया कि ये जितने नेताओं ने आपको नंबर दिए, आपको किसका नंबर ठीक लग रहा है? नहीं, देखिए हम लोग 2 तरह की रिपोर्ट है। एक रिपोर्ट हम लोग लगातार बैठ करके देख रहे थे, माइक लगा करके लोग पूछ रहे थे, और वहां से एक मैसेज आ रहा था कि भाई जिसको पूछिए कि क्या आप किस एजेंडे पर वोट दे रहे हैं, तो एजेंडे के बदले वो नाम ले रहा है कि नीतीश कुमार को। किस एजेंडे पर वोट दे रहे हैं, तो मोदी को। जो महिलाएं जिस तरह से वोट कर रही थी उसमें कोई कंफ्यूजन कल दिख नहीं रहा था लाइन में। इसके बावजूद आप समझिए कि हम लोग बार बार ये कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज अगर आप देखिएगा तो आपको बड़ी लड़ाई दिखेगी। ये दिखेगा कि जनसुराज का एक फैक्टर है, जनसुराज हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 5,000 10,000 वोट काट रहा है, और इसकी वजह से देखिए महागठबंधन को एक सहारा चाहिए कि किस सहारे पर वो लोग बताएं कि हम जीत रहे हैं। तो उनका सहारा जो प्रशांत किशोर है कि वो वोट काट रहे हैं, और हमको वोट काट करके उनके वोट काटने से हमको फायदा हो रहा है। लेकिन कोई ऐसा वोट हमको नहीं मिला। हम लगातार कल से जो वोटिंग के बाद से बात कर रहे हैं, जो एक दूसरे के आधार वोट को छोड़ करके शिफ्ट हुआ। अगर यादव मुसलमान का वोट है तो वो आरजेडी के साथ है, नॉमिनल वोट उसका दूसरी तरफ गया है। वैसे ही फॉरवर्ड का वोट, अति पिछड़ा का वोट, दलित का वोट, अगर वो महागठबंधन, वो अगर एनडीए के साथ है तो वो एनडीए के साथ है, उसका नॉमिनल वोट ही शिफ्ट हुआ है। तो ये पोजीशन तो एनडीए को सूट करती है, बहुत ही सूट कर रही है, बहुत ही। अगर उसके वोट में टूट नहीं है तो वो तो ठीक है, वो मेजॉरिटी तो उतनी ही टूट है जितनी नॉर्मल तरीके से होती है। ठीक है, उससे ज्यादा कोई मैसिव ब्रेक नहीं। टूट के अलावा आप देखिए 2020 में सवर्ण नीतीश कुमार से नाराज थे, और बीजेपी पर प्रेशर था कि आप नीतीश कुमार से नाता तोड़िए। नीतीश कुमार जो पलटे 2015 में, उसका बड़ा रिएक्शन था सवर्णों में। तो वो स्थिति इस बार नहीं है। इस बार सवर्ण मतदाता जितना बीजेपी के साथ है उतनी ही शिद्दत के साथ जेडीयू के साथ भी है। तो ये जो मैं फिर कह रहा हूं केमिस्ट्री की बात, कि ये जो सामंजस्य बिठाया सामाजिक जेडीयू और बीजेपी ने, उसका असर आपको नतीजे में दिखाई देगा, जो अपेक्षा से ज़्यादा बेहतर आ सकते हैं। जितने की अपेक्षा की जा रही है, जो गणित के आधार पर
हम लोग जोड़ रहे हैं कि इस जाति का इतना परसेंट है, उनके साथ है वो जाति, उसके आधार पर जो निष्कर्ष निकाल रहे हैं वो सब बदल सकता है। और बदलता किसी भी चुनाव में बदलता तभी है जब इस तरह की केमिस्ट्री काम करती है ज़मीन पर। नहीं, उसमें एक बात हम प्रदीप जी की बात में ऐड करें कि जो मैथ्स में भी जो अर्थमेटिक पॉलिटिक्स में जो है ना, वो अर्थमेटिक नहीं होता है, वो उसको हम लोग कैलकुलस के ज़्यादा नज़दीक पाते हैं, जिसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं और हिडन फैक्टर्स होते हैं। तो अभी कहा ना उन्होंने सर ने कि उस समय एक धारणा थी 2020 में कि फॉरवर्ड नाराज थे नीतीश कुमार से और उन्होंने वोट नहीं किया, उनको एलजेपी का एक आधार मिल गया, एलजेपी की तरफ चले गए, वहाँ बीजेपी की तरफ वेंट आउट चले। किया तो इस बार अदर वे राउंड देखिए, इस बार नीतीश के वोटर में एक नाराजगी है बीजेपी को लेकर के, बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन वो नाराजगी है, क्योंकि नीतीश कुमार पिछली बार बीजेपी एलजेपी के खेल में ही आ गए थे 43 सीट पर। तो वो एक नाराजगी है जो कई जगह रिफ्लेक्ट कर रही है। वो कहाँ खासतौर जाएगा, से- वो कहाँ गया होगा, संत में क्या होगा वो? हाँ, नहीं, जाति देख रहा है ना वो। जैसे उसको हम लोग मोकामा की सीट हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं, बड़ी हाई प्रोफाइल सीट हो गई, मोकामा की सीट फंस गई, लोग कह रहे हैं बहुत कांटे की लड़ाई हो गई। हालांकि वहाँ हम बाद में बात किए तो जेडीयू की स्थिति मजबूत है, लेकिन वो पीयूष प्रियदर्शी जो है धानुक जाति के हैं और उनकी तरफ वोट गया, तो एक उनको भी एक मौका मिल गया। तो खासतौर से मगध के इलाके में, पटना के इलाके में, जो नीतीश कुमार के असर का इलाका सब रहा है, जहाँ कुर्मी वोटर बहुत है और चारों तरह के कुर्मी भी हैं, चारों उपजातियों के धानुक भी हैं, और उस वोट में पिछली बार की तरह जिस तरह से फॉरवर्ड का थोड़ा वोट नीतीश कुमार से दूरी बनाया, वो वोट थोड़ा बीजेपी के कई उम्मीदवारों से दूरी बनाता है। इस बार दिखा है, वोटिंग के बाद ये पैटर्न दिख रहा है हमको। ठीक है, अब मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो अभी आपने बताया कि जेडीयू के नेता से बात या आरजेडी और अपोजिशन के नेता से बात, उसी को मान लेते हैं आधार, ठीक, कि बेस्ट केस जो आप कह रहे थे कि बेस्ट केस मानते हैं महागठबंधन का, तो आपने मुझे बताया कितना पहले चरण में 66 महागठबंधन 66, ठीक, महागठबंधन 66 है, तो पिछली बार के 62 थे, 62 उससे 4 ज्यादा मान रहे हैं। ये आरजेडी का नेता बोल रहा है इनको, ठीक, 4 ज्यादा, मैं 4 इधर माइनस कर देता हूँ, 60 था ना इधर, 56 हो गया। इनके 59 थे, हाँ, 59 थे, अब 55 कर लेते हैं, चलिए 55 और 66 ये मान लेते हैं कि पहले फेज का नतीजा है। एनडीए 55, महागठबंधन 66। अगला जो राउंड होगा 11 तारीख को 122 सीटों पर जब वोट होंगे, उसमें 70 एनडीए के पास है और 52 महागठबंधन के पास है। वो राउंड ज्यादा बेटर है, मुफीद है एनडीए के लिए। हाँ, तो वही कह रहे हैं, अगर उसमें सिर्फ जितना है उतना भी रिटेन कर लें तो वो 125 का बेस तो आ गया, जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है। तो ये एक्चुअली जो अमिताभ जी की थ्योरी है, ये उसी को पुख्ता कर रही है आपके सोर्सेज की बात। मतलब उसी पर जोड़ लें हम तो कहते हैं कि 66 माने हमने 66 और 55 बोला ना, 66 55 122 सीटें और बची हैं, इसमें आधी जीत जाती है महागठबंधन मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि पिछली बार भी इन 122 सीटों में से अगर यहाँ पे 62 है महागठबंधन, तो 58 होगा वहां पे, सॉरी 48 होगा, 48 होगा पिछली बार। उनके पास 52 है, 52 है, जो बची 122 में से 52 है। तो अगर वो रिटेन भी कर लेते हैं तो 66 प्लस 52 आप जोड़ लीजिए, 118 होता है। वो नहीं बेस क्रॉस कर पा रहे ना, 125 बेस ने स्टेमिना नहीं है, और वहां तक कौन पहुंचने पुल का डाउन स्टेमिना कर रहा है? स्टेमिना नहीं है, और उनका लीडर है तेजस्वी, जो पीक कर गए, मेरा मानना है 2020 में। और पुल डाउन कौन वो कर रहा है? जहां तक जाना था उनको जा पहुंच चुके गया, पहुंच हैं, गया। उससे ऊपर नहीं जा सकते। वो सामाजिक स्तर पर कुछ जोड़ नहीं सके, कोई नया विजन नहीं दे सके। पिछले चुनाव में आप देखिए, तेजस्वी की चर्चा जितनी थी, वो स्टिक किया उन्होंने बेरोजगारी के मुद्दे पर, फंसे नहीं किसी और मुद्दे पर। इस बार वो इधर उधर कहां कहां सब जगह घूमे, कोई फोकस था ही नहीं पूरे कैंपेन का। महागठबंधन के कैंपेन का कोई फोकस नहीं था। और इसके ठीक विपरीत जो है एनडीए के कैंपेन का, वो बिल्कुल फोकस्ड है। चाहे प्रधानमंत्री बोलने गए हो, चाहे नीतीश कुमार बोले हों, या फिर दूसरे नेता बीजेपी के गए हों, फोकस से कोई हटा नहीं। तो उसका भी असर होता है बिल्कुल, कि हमने क्या, उनके पास बताने को है कि हमने क्या किया। ये स्थिति सर इनके पास है कि हम क्या करेंगे। मुझे लगता है तभी बदल सकती थी अगर लोगों को ये यकीन हो जाता कि अब नीतीश कुमार इज गॉन, मतलब पॉलिटिकली गॉन, खत्म हो चुके हैं, अब नहीं बचा उनमें कुछ।
तो शायद कुछ परिस्थिति वो, लेकिन वो अंत में पता लगा वो भाई जो है गाड़ी से ही जो है रोज 300 किलोमीटर निकल रहे हैं। वो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था इलेक्शन का। वो याद कीजिए महाराष्ट्र में शरद पवार का छाता में जब बारिश हो रही थी और वो खड़े थे और भाषण दिया था, वो पॉइंट था, वही एकदम वही क्षण था ये। इस बार भी वैसा ही जो वो भाई तेजस्वी बैठे रहे पटना में, हेलीकॉप्टर नहीं उड़ेगा इसका इंतजार करते रहे, और नीतीश कुमार जो बाई रोड निकले और कुशेश्वर स्थान तक गए, दरभंगा चले गए और वहां जाकर के फिर रात में रुके, संजय झा के आवास पर रुके, और अगले दिन फिर वहां रैलियां की उन्होंने। पटना में बारिश होती रही। इसके दो इंपैक्ट हुए। पहला इंपैक्ट तो उनके सेहत वाली चर्चा खत्म हो गई और पूरी तरह से नीतीश कुमार कमांड में है, ये स्टैब्लिश हुआ। और दूसरा ये हुआ कि नीतीश कुमार ने सड़कें बिहार में ऐसी बना दी हैं कि आप 250-300 किलोमीटर 400 किलोमीटर जा सकते हैं एक दिन में। ये जो डेवलपमेंट का, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट का जो मैसेज बना, वो अपने आप बना। लोगों ने देखा कि इस बारिश में चले गए, साथ साथ रैलियां की उन्होंने। तो ये एक असर हुआ था। और उसके पहले जिस दिन सीट बंटवारे के बाद नीतीश कुमार की अथॉरिटी दिखी थी कि ये सीटें हम लड़ेंगे, और जो लिस्ट एक आई थी वो सही हो या गलत हो, उसमें लोजपा की टिकटों में से 5 टिकटें जेडीयू ने ले ली वापस, तो उससे भी उनकी अथॉरिटी, उनकी कमांड मजबूत हुई थी। तो नीतीश कुमार की अथॉरिटी मजबूत हो गई। और फिर अल्टीमेटली जब कह दिया अमित शाह ने सभा उसके बीच में कि भाई न पटना में कोई वैकेंसी है, न दिल्ली में कोई वैकेंसी है, न सीएम की वैकेंसी है, न पीएम की वैकेंसी है, तो एक धुंध ये भी छट गई। अजीत ने कही कि जेडीयू का जो वोटर है वो पिछले चुनाव के कारण बीजेपी से कुछ नाराज है। इस बात को बीजेपी की लीडरशिप ने भांपा। आप देखिए प्रधानमंत्री से लेकर हर नेता जिस तरह से तारीफ कर रहा है नीतीश कुमार की, बिल्कुल, और कोई कसर नहीं छोड़ी ये मैसेज देने में कि नीतीश कुमार ही नेता हैं इस चुनाव के, वही लीड कर रहे हैं और चुनाव के बाद वही मुख्यमंत्री होंगे। पूरी मतलब इज्जत दी उनको। और ये नीतीश कुमार ने भी अपनी तरफ से रेसिप्रोकेट किया इस बात को। वो बार-बार जो प्रधानमंत्री के सामने कहते हैं कि 2 बार गड़बड़ी हो गई, अब गड़बड़ी नहीं होगी, हम इधर ही हैं, हम आप ही के साथ हैं, और जनता को खड़ा करा करके जो कहते हैं प्रधानमंत्री का अभिनंदन करिए, वो यही मैसेज देते हैं कि हम दोनों में कोई दूरी नहीं। सर, मैं इसी में बीजेपी को इस बात का क्रेडिट देना चाहूंगा। नीतीश जी वो हर सभा में मोदी जी के सामने बोलना कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे, मतलब वो जरूरत से ज्यादा हो रहा था, हो रहा है जरूरत से ज्यादा, उसको जरूरत नहीं है। तो बीजेपी को वो दम्भ में आ जाना, अरे हम अब हम चलाएंगे, अब हम डिक्टेट करेंगे, नहीं और वो बात आपकी बातों में, स्पीच में आ जाना बड़ा आसानी से आ सकती थी। बीजेपी ने वो नहीं आने दिया, वो नुकसान करता। हकीकत मालूम है कि नीतीश कुमार के खिलाफ इतना सा करेंगे पूरा चुनाव पलट जाएगा। ये कहीं ना कहीं टैक्टिकल भी है वो। जैसे प्रदीप जी कह रहे हैं, सर कह रहे हैं कि पिछली बार स्वर्ण समाज को एक आउटलेट था। मैं कहूंगा कि स्वर्ण समाज में नाराजगी नहीं है नीतीश कुमार को लेकर के, लेकिन एक वर्ग बहुत बड़ा भाजपा में है जो एक अपना सीएम देखना चाहता है। तो जैसे ही टॉप 2 ने थोड़ा ये कंफ्यूजिंग और वेग स्टेटमेंट्स दिए, उसकी वजह से ये जो 1/3 वोटर है लगभग हमारे सर्वे में, वो बीजेपी में ही रहा, क्योंकि उसके पास एक और आउटलेट इस बार भी है, जन स्वराज का। 92 कैंडिडेट्स उन्होंने खड़े कर दिए अपर कास्ट और बनिया समाज के। तो उससे क्या हुआ, मुझे लगता है कि ये टैक्टिकल स्ट्रैटेजी थी। उससे कोई जेडीयू के लीडर्स नाराज नहीं हुए। जेडीयू लीडर्स कह रहे हैं कि नहीं भाई, वो तो कह रहे हैं कि हमारे लीडरशिप में लड़ेंगे, और वही वो कम्युनिकेट कर रहे हैं। कहीं से आपको कोई इंडिकेशन मिल रहा है कि जन स्वराज एक्चुअली वो सवर्ण वोटर कुछ वीन आउट करने में बीजेपी का कुछ कामयाब हुआ है? सीट स्पेसिफिक है, पटना ही है जहां पे। नहीं, मैं जनरल सेंटीमेंट की बात कर रहा हूं, सीट स्पेसिफिक नहीं, इन जनरल। नहीं, देखिए थोड़ा बड़ा तो डेंट जरूर कर रहा है, बट वो लार्जली फिर एज डेमोग्राफिक विच इज यूथ और माइग्रेंट्स, इन दोनों में उनका एक सपोर्ट बेस है। और 83 सीटों पे अगर ठीक ठाक, या कुछ सीटों पर आई थिंक 15-20 सीटों पे तो अच्छे कैंडिडेट्स हैं जो अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, बट वही है कि वो बैलेंस आउट कर जाएगा कुछ सीटों पे एनडीए को, कुछ सीटों पे महागठबंधन को। और जो एक बात और सर कह रहे थे कि जब भी आप ग्राउंड पे जाते हैं ना, जैसे भारत में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, तो किसी भी पार्टी को 50% से ऊपर वोट शेयर तो नॉर्मली नहीं रहता है। बीजेपी को गुजरात में और आम आदमी पार्टी को यहाँ पे, तो आपको 10 में से 6 वोटर मिलेंगे जो कहेंगे सरकार से नाराज हैं, या 5.5 वोटर मिलेंगे। तो आप अगर ग्राउंड रिपोर्ट जब भी लेंगे ना, कांटे की टक्कर है, फंसा हुआ है, चुनाव हार सकते हैं। क्यों? क्योंकि 6 लोग तो कह रहे हैं नाराज हैं, या 5.5 लोग कह रहे हैं नाराज हैं, लेकिन वो 6 लोग एक ही पार्टी को वोट नहीं देते हैं। वो 5.5 लोग एक पार्टी को, या फिर 2-3 दलों या बहुत दलों में पट जाता है। तो जो चुनाव फंसा हुआ है, आप ग्राउंड में पूछेंगे चुनाव फंसा हुआ है, हर सीट कांटे की टक्कर है, ठीक है, लेकिन जो नाराजगी है एक जगह पे नहीं जाती,
डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है बहुत सारे कैंडिडेट्स में, जिसका बेनिफिट इनकम्बेंट को हर जगह मिलता है, मिलता हर है। जगह फिर जो मैंने जहाँ से आज का प्रोग्राम शुरू किया था, मतलब 2030 के इलेक्शन में अरे आप राहुल अरे भाई जो नतीजा obsession है, आपका जो ऑब्सेशन है, देखिए इलेक्शन कमीशन वाले सुन रहे होंगे तो कहेंगे हम क्या करें अब? वही राहुल गांधी ने जितना पंक्चर करना था कर चुके वो लोग, SIR में, वोटर अधिकार यात्रा में, फिर उसने भी पंक्चर किए इनके कैंडिडेट्स में। इनके यहाँ फ्रेंडली फाइट, 10 सीटों पर फ्रेंडली फाइट है कांग्रेस की, और एक रैली उसके बाद चुनाव में अभी कोई रैली लोग साथ नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी की अलग हो रही है, प्रियंका सारी गांधी की, अलग कोई पार्टी का नेता उन दूसरे के मंच पर नहीं दिख रहा है। तो अच्छा, पूरी कांग्रेस पार्टी लगी हुई है कि किस तरह से बिहार का जो लेनिनग्राद कहते थे जिस बेगूसराय में, वहां कम्युनिस्ट पार्टी को कैसे खत्म कर दें, पूरी कम्युनिस्ट पार्टी को वाइप आउट कर देना, सारी सीटें उनको हरवा देनी है, बछवाड़ा भी हरवा देंगे उनको बकरी भी हरवा देंगे उनको, जहां भी उनका कैंडिडेट लड़ रहा है तेगड़ा भी हरवा देंगे, सब CPI के कैंडिडेट हरवा देंगे, CPI वाले लगे हुए कांग्रेस को हम सब हरवा देंगे। तो ये तो आपस में ऐसी लड़ाई हो रही है वहां, तो कौन किसको भाई, निपटा रहा है इसीलिए पता तो चल रहा है। मैं 3 हफ्ते से रोज बिहार डिस्कस कर रहा हूँ। आप सोचिए, मेरी बात सोचिए। मैक्रो तस्वीर वही है। आप मेरी हालत individual- सोचिए, तो मैं ये individual- सोच रहा हूँ कि आज 2025 का इलेक्शन हम आप लोगों ने खत्म करा ही दिया है। नहीं, इंडिविजुअल देखिए वही बात 80-90 सीटें पहले राउंड में दे रहे हैं, तो बचा क्या? फिर 2030 के इलेक्शन नहीं, डिस्कस देखिए करते हैं। वो हम जो पहले भी हम लोग जो कहे हुए हैं कि स्ट्राइक रेट बहुत ज्यादा हो सकता है, वो एग्जैक्टली सेम बात अमिताभ जी कह रहे हैं कि आप सीट टू सीट देखिएगा तो बहुत ही आपको लगेगा कि बड़ा कंटेस्ट है हर सीट पर, लेकिन मैक्रो तस्वीर आप देखिएगा तो बड़ा स्पष्ट एनडीए को एज है। और आपको महिला वोट का फिगर आने दीजिए, वो एब्सोल्यूट नंबर में ज्यादा नहीं होगा, देखिए, क्योंकि महिलाएं आबादी में कम है आबादी कम ही है उनकी, पुरुषों के मुकाबले 3% का फर्क है, तो वो एब्सोल्यूट नंबर्स में नहीं दिखेगा। लेकिन वोटिंग का उनका जो ट्रेंड है ना, वो 70% से ज्यादा महिलाएं वोट कर रही हैं एनडीए को। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं किस तरह से महिलाएं और जाकर के वोट कर रही हैं। 70%। हाँ, और एक ये भी ट्रेंड है कि जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ होते हैं तो महिलाओं का वोट जेडीयू को ज्यादा मिलता है, और अलग हो जाते हैं तो कम हो जाता है। 2015 उसका उदाहरण। और ईबीसी का भी वोट, सर ईबीसी का वोट भी कम हो गया 15 में। 15 में हम बार बार बीजेपी को भी मिलता हाँ, है वही ज्यादा मिलता है। हम वही कल इस मिथ को हमने कहा सामने, जो हम लोग जब बात कर रहे थे कहानी कुर्सी की में, कि तो सबके लिए हैरानी की बात थी। लेकिन पोस्ट इलेक्शन जो डाटा कलेक्ट हुआ 2015 में, उसमें बताया गया कि जो ईबीसी का वोट पोल हुआ उसका 52% वोट बीजेपी को मिला है। जब ठीक है। 52%। अब आप मेरे EBC किसी सवाल का आप तीनों ने सीधा सीधा जवाब नहीं दिया, तो मैं ये अब हाँ या ना में तो दे सकते हैं ना जवाब। आप क्या? बोर्ड पढ़ लीजिए, हाँ या नहीं बोलना है बस। ये लिखा है 2 शब्द, तो आपने अरे तो भाई, सुपड़ा बड़ा साफ साफ लिखा है ये ना? तो हाँ सुपड़ा साफ, हाँ या ना। भाई हार गया तभी सुपड़ा साफ होता है ना? हाँ वहाँ चेहरा चुनाव हार गए। चेहरा एक ही गठबंधन का लगा है। हाँ, तो वो जो लग रहा है कि वो हम तो पहले दिन से हाँ कह रहे हैं। हाँ, ये तो साफ साफ हाँ कह रहे हैं। नहीं, तो हम तो कह रहे हैं कि चुनाव हार गए तो सुपड़ा ही साफ मानिए ना, और चुनाव हार ही रहे हैं वो तो। नहीं, चुनाव हार ही नहीं रहे हैं, बड़े मार्जिन से हार रहे हैं। ठीक है। ठीक है। और अमिताभ जी ने कहा है कि मेरा एग्जिट पोल चल रहा है, तो मैं 14 से पहले कुछ नहीं कह सकता। 11 से पहले। मैं एक 11 से पहले 11 से पहले कुछ नहीं कह पा रहे हैं हिंट वो। बता देता उसके हूँ। बाद तो कोई पूछेगा ही एक नहीं। हिंट बता देता हूँ। एक तो मैंने बताया आपको 125 का थियरी। अधिकतम है। दूसरा है कि इस चुनाव की दशा और दिशा आपके फोटो में जो बड़ा चेहरा है उनके पार्टी का परफॉर्मेंस ही डिसाइड करेगा। अच्छा। 50 सीटों पे वो भाजपा और जेडीयू के JDU से खिलाफ लड़ लड़ रहे हैं। बस ठीक है। इसी में पूरा दारोमदार एंड द केस इज दस क्लोज्ड। ठीक है सर, बहुत है। शुक्रिया। वो आपने जोड़ दिया। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद। प्रदीप जी बहुत शुक्रिया, अमिताभ जी बहुत धन्यवाद आपका, अजीत जी बहुत शुक्रिया। ठीक है, आज हमने कुछ नए तरीके से तो बात की, वही बात आपने नए तरीके से बताई। तो हर ये बार चैलेंज कहना होता है होगा, भाई हमारा। अंदाजे बयां ही तो असली चीज है। बहुत शुक्रिया व्यूअर्स आपका, ऐसी मजाक चलता रहता है हमारे बीच में। कॉफी पर कुरुक्षेत्र में आज इतना ही।